गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द टारगेट बीसीईसी 2026 क्लासेस। मैं राजन आपके साथ बात करने वाला हूं बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री के ऊपर। अभी हमने 2 चैप्टर्स को पीछे कंप्लीट किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर को देखा, फिर हमने मोल कॉन्सेप्ट को देखा है, कल हमने स्टोइचियोमेट्री पढ़ी थी। आज हम लोग बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम केमिस्ट्री के कोई बड़े कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ने वाले हैं, छोटी छोटी केमिस्ट्री के सीखों को हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मैंने कल आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में बताया था, तो उस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को आज हम लोग डिटेल में उसकी चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक प्यारा सा कोट है हमारे सामने, जरा हम इसकी बात कर लेते हैं और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट इस क्लास में आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या लिखा हुआ है। हमारे पास लिखा हुआ है चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। अब इस दुनिया में, इस धरती पे अगर कोई चीज जो कांस्टेंट है, जो हमेशा रहने वाली है, फिजिक्स में आप पढ़ते हो कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब वो चीज जिसकी वैल्यू ना बदलती हो, और ऐसी दुनिया में कोई भी चीज नहीं है जो ना बदलती हो। सो दुनिया में सिर्फ बदलाव ही एक परिवर्तन ही जो है वो शाश्वत है, बाकी हर चीजें बदल जाती है। परिवर्तन होगा ये फिक्स है, यही फिक्स है कि परिवर्तन होने वाला है, इसके अलावा कुछ भी फिक्स नहीं है। आज आप पढ़ रहे हो, कल आप कॉलेजेस में होगे, परसों आप जॉब में होगे, एंड देन आप फिर पेरेंट्स बनोगे, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ठीक है। सो इट इज व्हाट लाइफ इज चेंजिंग एवरी मोमेंट एवरी टाइम, है ना। घड़ी की सुई भी क्या करती है, हर सेकंड चेंज हो रही है ना। वो हर सेकंड टाइम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। सो चेंज इज व्हाट इज द ओनली कांस्टेंट। इसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हम लोग आज अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं हम लोग व्हाट डू मीन बाय फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो देखते हैं कि क्या है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फिजिक्स में भी आप इसके बारे में चर्चा करोगे, हम थोड़ी सी चर्चा यहाँ पे अपने पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में कर लेते हैं। दुनिया में जितनी भी क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटीज हैं, चाहे आप किसी की बात कर लो, आप फोर्स, प्रेशर, एरिया, मास, लेंथ, किसी की भी आप बात कर लो, इस सबको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज 2 भाग में हम डिराइव करते हैं। सो फिजिकल क्वांटिटी इज डिराइव्ड अंडर 2 पार्ट्स। फिजिकल क्वांटिटीज को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सो फिजिकल क्वांटिटी को अपन 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल, और जो दूसरा फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। सो सेकंड वन इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है, जिसको अपन फंडामेंटल या बेस फिजिकल क्वांटिटी भी कहते हैं, ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, ये पूरे तरीके से इंडिपेंडेंट होते हैं। क्या मतलब है इसका, कि अगर आपको डिफाइन करना है मास को, तो मास को डिफाइन करने के लिए आपको किसी और दूसरे चीज को डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है। मास इज व्हाट, मास इज द एक्चुअल कंटेंट ऑफ द बॉडी इज नोन एज मास। लेंथ क्या है, किसी भी चीज को जब हम मापते हैं उसी को अपन लेंथ कहते हैं। लेकिन जब आप फोर्स को डिफाइन करते हो, तो फोर्स इज इक्वल टू, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो फोर्स को डिफाइन करने के लिए हमें पहले तो मास को डिफाइन करना पड़ेगा, फिर हमें एक्सेलरेशन को डिफाइन करना पड़ेगा। फर्दर अगर आपको एक्सेलरेशन को डिफाइन करना है, तो आप क्या डिफाइन करते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। तो आपको उसको क्या डिफाइन करना पड़ेगा, वेलोसिटी को डिफाइन करना पड़ेगा, देन टाइम को डिफाइन करना पड़ेगा। वेलोसिटी को इटसेल्फ अगर आपको डिराइव करना है, डिफाइन करना है, तो आप कहोगे वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी आपको फिर से डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करना पड़ेगा और टाइम को डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि अगर फोर्स को डिफाइन करना है, तो तुम्हें मास, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, इन सबको टाइम, इन सबको डिफाइन करना पड़ेगा। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ मास को डिफाइन करना है, तो तुम्हें किसी और फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें टाइम को डिफाइन करना है, तो किसी फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनको डिफाइन करने के लिए किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी की आवश्यकता ना हो, उसे हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। वेयर एज वैसे फिजिकल क्वांटिटीज जिसको डिफाइन करने के लिए आपको किसी और दूसरे फिजिकल क्वांटिटी की डिफाइन करना पड़े, दैट इज नोन एज derived physical quantity. For example, pressure is equal to force upon area. Now you have to define both the pressure and the area, the force and the area. Work is equal to fs dot cos theta, fs cos theta है ना, f dot s या fs cos theta, यानी you have to define the angle, you have to define the displacement, and you have to define the force. In terms you have to define the mass and the acceleration, the velocity and the displacement and the time. तो हम बात करते हैं, वापस से अपने आते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर। दैट व्हाट इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, जिसको आप डिफाइन करने के लिए किसी और के डेफिनेशन की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो हमारे पास टोटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, और जितने भी क्वांटिटीज हैं हमारे आसपास फिजिकल क्वांटिटीज, वो इन्हीं 7 से डिराइव होकर के बनते हैं। तो चलो हम सबको जरा देख लेते हैं कौन कौन से हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है हमारा लेंथ। लेंथ क्या होता है, सो लेंथ इज समथिंग दैट इज मेजर्ड, है ना। जो आप मेजर करते हो किसी चीज की कितनी लंबाई है, उसी को अपन लेंथ कहते हैं ना, उसी को अपन क्या कहते हैं, लेंथ कहते हैं। तो लेंथ को अपन जब इसका सिंबल क्या होता है, तो लेंथ का सिंबल होता है एल, और इसका जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट, इसको हम कहते हैं मीटर, और मीटर का जो सिंबल होता है वो होता है स्मॉल एम। तो याद रखना, लेंथ हमारा पहला फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है जिसका सिंबल एल होता है। उसको अगर हम इसके यूनिट की बात करें, तो उसका ऐसा यूनिट होता है मीटर, और उसका सिंबल होता है एम। सेकंड हमारे पास जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो है मास। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो है वो मास, उसका सिंबल स्मॉल एम होता है,
उसको डिफाइन करते हैं अपन, ऐसा यूनिट उसका किलोग्राम है, और वो क्या होता है, वो होता है सिंबल केजी। टाइम, टाइम हमारे पास थर्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, जिसको हम लोग टी से डिनोट करते हैं, जिसका ऐसा यूनिट सेकंड होता है, और सेकंड को अपन स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, इट इज स्मॉल एस, तो आप स्मॉल एस से इसको डिनोट करते हो। द फोर्थ वन इज इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट को अपन ए या आई से डिनोट करते हैं, ऐसा यूनिट इसका एम्पियर है, और सेम ए या आई का ऐसा यूनिट है, सिंबल है, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। हम बात करते हैं नेक्स्ट टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर के बारे में कई लोग गलतफहमी होती है कि टेम्परेचर, मैं अभी बताता हूँ टेम्परेचर का, जो टेम्परेचर क्या है, मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस को हम टेम्परेचर कहते हैं, कि आप कितना हॉट कोई चीज़ है, कितना कोल्ड है, हमको टेम्परेचर से पता चलता है। सो इसका सिंबल टी है, इसका सिंबल क्या है हमारे पास, कैपिटल टी है। इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो केल्विन। कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि टेम्परेचर का जो ऐसा यूनिट है या तो वो सेल्सियस होगा या फ़ारेनहाइट होगा, तो ना ही डिग्री सेल्सियस इसका यूनिट है, ना ही फ़ारेनहाइट इसका यूनिट है, इसका यूनिट है केल्विन, और केल्विन को अपन डिनोट करते हैं के से। केल्विन को अपन कैसे डिनोट करते हैं, के से। नाउ द थर्ड सिक्स्थ वन इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट, सेकंड लास्ट की मैं बात करूं तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अभी मैंने जो पिछले चैप्टर से आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया और मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया, तो मैंने यही कहा कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को आप किस में मेजर करते हो, आप मेजर करते हो मोल में। सो इसका सिंबल है एन, और इसका जो ऐसा यूनिट है वो मोल है, और मोल को अपन एमओएल लिखते हैं। मोल को कैसे लिखते हैं, मोल का सिंबल एमओएल लिखते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी, ल्यूमिनस का मतलब होता है लाइट, ल्यूमिनस का मतलब होता है लाइट, ल्यूमिनस का क्या मतलब होता है, लाइट, और इंटेंसिटी का मतलब होता है कि किस इंटेंस तरीके से, कितनी तीव्रता से लाइट हमारी तरफ आ रहा है या किसी भी चीज की तरफ जा रहा है, उसको हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी से मापते हैं। फॉर एग्जांपल, एक टॉर्च जला के देखो, एक फ्लैश लाइट जला के देखो, एक बल्ब जला करके देखो, देखो तुम्हारी आंखों में कौन ज्यादा चुभता है, ठीक है, तो जो ज्यादा चुभ रहा है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, जो कम चुभ रहा है उसकी इंटेंसिटी कम है। नाउ अब हम बात करते हैं कि इसका सिंबल क्या है, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का सिंबल है आई नॉट। इसकी अगर मैं बात करूं यूनिट की, तो इसकी यूनिट होती है कैंडेला, CANDELA, कैंडेला। और मैं इसके अगर यूनिट की बात करूं, यूनिट के सिंबल की बात करूं मैं बेसिकली, तो वो होता है हमारा CD। अब हम बात करते हैं प्रीफिक्सेस यूज्ड इन द एसआई सिस्टम, कि एसआई सिस्टम में कई बार आप ऐसा होता है कि आप कई प्रीफिक्स देखते हो। जैसे पिछले क्लासेस में मैंने पढ़ाया था PPM और PPB, पार्ट्स पर मिलियन एंड पार्ट्स पर बिलियन, तो हमने वहां पर मिलियन देखा था, बिलियन देखा था। आप सेंटीमीटर की बात करते हो, आप मिलीमीटर की बात करते हो, आप बात करते हो किलोमीटर की बात करते हो, माइक्रोमीटर की बात करते हो, नैनोमीटर की बात करते हो। तो ये नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, ये क्या है, व्हाट इज दिस, है ना। फिर या मैं बात करूं ये बिलियन, मिलियन, ट्रिलियन, ये जो है गीगा, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, ये क्या है, व्हाट इज दिस। तो चलो हम इसको जरा देखते हैं कि हमारे पास क्या प्रीफिक्स होते हैं और इसका क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले समझो कि कोई भी चीज अगर वो एक है, संख्या में कितनी है, एक है, यूनी है, तो उसको हम यूनी कहते हैं। एक यूनी का मतलब ही होता है हमारे पास 1, और ये डिनोट करता है किसको, ये डिनोट करता है 1 को। तो यूनी डिनोट्स व्हाट, यूनी डिनोट्स 1। तो यूनी किसको डिनोट करता है, 1 को। इसका सिंबल है यू। यू नहीं भी लिखोगे, इसका सिंबल नहीं भी लिखोगे तो काम चला है, क्योंकि जनरली हम ऐसा डिनोट नहीं करते। अगर आपको 10 को डिनोट करना है, यानी आप किसी चीज को मल्टीप्लाई करते हो बाई 10, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि एक डॉल है यहाँ पे, दिस इज अ डॉल, दिस इज अ डॉल, ओके, सो दिस इज अ डॉल। अगर ये संख्या में एक है तो मैं कहूंगा कि ये क्या है, ये यूनी डॉल है ना, यूनी डॉल। 2 रहेगा तो बाई, 3 रहेगा तो ट्राई, 4 टेट्रा, 5 पेंटा, 6 हेक्सा, 7 हेप्टा, 8 ऑक्टा, 9 नोना, और 10 की मैं बात करूं तो उसे अपन कहते हैं डेका। सो डेका इज नथिंग बट 1 into 10। इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 into 10, और इसी को आप लिख सकते हो 10 to the power 1। सो इट इज व्हाट, डेका। ये किसको डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है 10 डॉल्स को। कितने डिनोट कर रहा है ये डिनोट कर रहा है 10 डॉल्स को। यहाँ पे ये किसको डिनोट कर रहा है, 10 डॉल्स को यहाँ पे ये डिनोट कर रहा है, ठीक है। सो ये 10 डॉल्स को ये क्या कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है। सो इट इज डिनोटिंग 10 डॉल्स। क्लियर है पॉइंट। अब बात करते हैं हेक्टा या हेक्टो। तो हेक्टो का मतलब होता है 100। हेक्टो का क्या मतलब होता है हमारे पास, 100। सो इट इज 1 into 100, और आप इसे लिखोगे 10 to the power 2। सो डेका का मतलब हुआ 10, और हेक्टो का मतलब हुआ 100। किलो का मतलब क्या वो बताओ, 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम्स होते हैं। सो किलो का मतलब हमारे पास क्या हो गया, किलो का मतलब हो गया हमारे पास 1 into 1000, यानी 10 to the power 3। सो हमारे पास 1000 हो गया। हमारे पास किलो का मतलब कितना हो गया, 1000। अब यहाँ पे हमने एक एक ऊपर चला, 1 फिर 2 फिर 3। अब हम 3 ऊपर चढ़ेंगे, यानी अब मैं बात करूंगा डायरेक्ट 6 की। तो मैं सीधा सीधा लिखता हूं कि मेगा का मतलब है 10 to the power 6, गीगा का मतलब है 10 to the power 9, टेरा का मतलब है 10 to the power 12, पेटा का मतलब है 10 to the power 15, एक्सा का मतलब है 10 to the power 18, जेटा का मतलब है 10 to the power 21, और योट्टा का मतलब है 10 to the power 24।
कितना मतलब है 10 टू द पावर 20। क्लियर है पॉइंट? बढ़ूं आगे, चलो। अब हमने ऊपर बढ़ते हुए क्रम में देख लिया जब हमारे पास पॉजिटिव था, है ना, जब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे। क्या हो अगर हम 1 को 10 से डिवाइड करें, डेसीग्राम, डेसीलीटर, डेसीमीटर, तो डेसी का मतलब क्या है? सो इट इज नथिंग बट इट इज 1 डिवाइडेड बाई 10, या मैं इसे लिख सकता हूं 10 टू द पावर -1। सो इट इज नोन एज डेसी, डेसीमीटर, डेसी सेंटीमीटर। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या लिखूंगा? एग्जाम्पल के लिए मैं लिख सकता हूं डेसीमीटर, डेसीलीटर। सो डेसीलीटर, डेसीमीटर, ये सब क्या हो गया? ये हमारा हो गया डेसी यानी 10 टू पावर -1। अगर मैं सेंटी की बात करूं तो सेंटी कितना होगा? 1/100। सो इसे मैं क्या लिख सकता हूं? 10 टू द पावर -2। और जैसे कि एग्जांपल की मैं बात करूं तो मैं लिखता हूं सेंटीमीटर, सेंटीलीटर। तो ये क्या हो गया? सेंटीमीटर या सेंटीलीटर क्या हो गया? सेंटीमीटर या सेंटीलीटर हो गया हमारे पास के 1 डिवाइडेड बाई 100। अब हम बात करते हैं मिली की, तो मिली अब बताओ क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाई 1000। सो 1 डिवाइडेड बाई 1000 दैट मीन्स 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -3। फॉर एग्जांपल मिलीमीटर, मिलीलीटर, तो ये हमारे पास एग्जांपल हो गया। मिलीमीटर पढ़ते हो आप, ये 1 लीटर का 1000वां भाग। मिलीलीटर पढ़ते हो, मिलीमीटर पढ़ते हो 1 मीटर का 1000वां भाग। मिलीलीटर 1 लीटर का 1000वां भाग। अब हम लोग एक एक माइनस कर रहे थे, अब हम 3 माइनस करेंगे, यानी डायरेक्ट हम अब सीधे इसे 10 लाख से डिवाइड करेंगे या 10 टू पावर -6 लिखेंगे। सो माइक्रो का मतलब क्या है हमारे पास? सो माइक्रो मीन्स व्हाट डू मीन बाय द माइक्रो? तो माइक्रो का मतलब होता है हमारे पास 10 टू द पावर -6। नैनो हमारे पास होगा 10 टू द पावर -9। मैं बात करूं अगर पीको की मैं बात करूं, सो पीको इज नथिंग बट 10 टू पावर -12। फेंटो की मैं बात करूं सो 10 टू द पावर -15। मैं एटो की बात करूं तो मैं लिखूंगा 10 टू द पावर -18। मैं बात करूं जेप्टो की तो मैं लिखूंगा 10 टू पावर -21। और मैं बात करूं येक्टो की तो मैं लिखूंगा 10 टू पावर -24। इतना ही इजी है ये पूरा इतना ही इजी है। एक याद रखो, यूनी याद रखो, उसके आगे नाम याद रख लो बस ऊपर नीचे, और ये पावर जो है तुम्हें ऑलरेडी याद हो जाएंगे, खुद ब खुद तुम्हें क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे। तो अगर कोई कहते हैं कि 1 जेप्टोमीटर, सो इट इज इक्वल टू 10 टू पावर -21 मीटर। आई बात समझ में? कोई दिक्कत वाली बात है? कोई दिक्कत वाली बात हमारे पास नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के ऊपर। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हम कई सारे लॉज को पढ़ते हैं कि जब केमिकल्स एक दूसरे से कंबाइन करते हैं तो क्या वो कोई लॉ फॉलो करते हैं? तो वो कौन से लॉ फॉलो करते हैं, उन लॉज का मतलब क्या है? तो हमें ये सब चीजें सीखनी है कि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आखिर होता क्या है। सो वी आर टॉकिंग व्हाट द हियर 5 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। 5 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। हम यहाँ पे 5 लॉ बात करने वाले केमिकल कॉम्बिनेशन के ऊपर। सो कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स टू फॉर्म व्हाट कंपाउंड गवर्न्ड बाय द फॉलोइंग 5 बेसिक लॉज। तो 5 बहुत ही बेसिक लॉज है जिनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला जो लॉ है दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मैंने इसके बारे में कल भी तुम्हें बताया था कि मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि द मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। अगर रिएक्टेंट में 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस है, प्रोडक्ट में 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस है, तो सभी के मास को ऐड कर दो, और जो प्रोडक्ट का मास है उन सभी का मास को ऐड कर दो कि दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अगर ये हो रहा है तब तो तुम्हारा रिएक्शन सही है, केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल इक्वेशन सही है, अदरवाइज तुम्हारा केमिकल इक्वेशन क्या है? गलत है। तो इसे दिया किसने था? सो चलो बात कर लेते हैं। So laws of chemical combination was given by Lavoisier। एंटन लेवॉइजर ने 1789 में लॉ ऑफ केमिकल कंजर्वेशन दिया था। ये पूछ देते हैं कभी कभी, तो एक बार याद रखने में कोई बुराई है नहीं, एक बार पढ़ लो दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, याद रहे बढ़िया, नहीं याद रहे और बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। चलो आगे बात करते हैं। तो कहता क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि जब आप एक केमिकल रिएक्शन कर रहे हो, एक केमिकल इक्वेशन जब आप कर रहे हो, तो आप जो भी मैटर ले रहे हो, ठीक है, जो भी मैटर, वॉट एवर मैटर यू आर टेकिंग, है ना, सो मैटर जो भी आप ले रहे हो वही प्रोडक्ट में जो आप मैटर ले रहे हो वही रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। सॉरी, जो आप रिएक्टेंट में मैटर ले रहे हो वही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। आई बात समझ में? जैसे मैंने कार्बन और ऑक्सीजन को मैंने क्या करवाया? कार्बन और ऑक्सीजन को मैंने रिएक्ट करवाया और बना कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैंने कार्बन लिया था, ऑक्सीजन लिया था, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बना, और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है। सो लेवॉइजर ने कहा क्या कि अगर आप वो चीजें लेते हो, आप कार्बन ऑक्सीजन लेकर के आप कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हो, तो याद रखना कि ये कार्बन और ऑक्सीजन खुद से क्रिएट नहीं होंगे या खुद से डिस्ट्रॉयड नहीं होंगे, है ना। तो रिएक्शन के दौरान, केमिकल इक्वेशन के दौरान, केमिकल रिएक्शन के दौरान कोई भी चीज, मैटर जो है वो खुद से ना क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है। जो लोगे वही बनेगा या उसी से बनेगा। तो मैं बात करूं कि पहली बात तो इन्होंने क्या कही? पहली बात तो इन्होंने कही कि मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। दूसरी बात इन्होंने कही कि मास ऑफ रिएक्टेंट
वुड बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। मैंने समझाया था, कल भी मैंने बताया था कि मास ऑफ रिएक्टेंट क्या होता है, मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होता है। रिएक्टेंट्स के सारे मास को जोड़ दो, वो प्रोडक्ट के मास के बराबर हो। तो सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमारे पास इस क्वेश्चन को जान देख लेते हैं, इस एग्जांपल को हमारे पास। तो हमारे पास सबसे पहले हमको देखना है कि केमिकल इक्वेशन लिखा हुआ है, तो इसको बैलेंस करो। बैलेंस क्या करना है, बैलेंसिंग में हमें यह करनी है, पहले मैं बैलेंसिंग सिखाता हूं कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं। सो बैलेंसिंग में हमें क्या करना है, बैलेंसिंग में हमें बैलेंस करना है, सबसे पहले बैलेंस करना है हमें मेटल्स को, ठीक है। सबसे पहले हमें किसे बैलेंस करना है, सो सबसे पहले हमें बैलेंस करना है मेटल्स को। मैं यहां पे पढ़ा के दिखाता हूं तुम्हें। सो बैलेंसिंग, तो बैलेंसिंग में फर्स्ट स्टेप तो हमें मेटल को बैलेंस करना है। किसको बैलेंस करना है, मेटल को बैलेंस करना है। सेकेंड स्टेप में हमें नॉन मेटल्स को बैलेंस करना है। किसको बैलेंस करना है, नॉन मेटल्स अदर देन नॉन मेटल्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो नॉन मेटल्स को बैलेंस करना है अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और थर्ड स्टेप में हमें हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, जिसको तुम बैलेंस करना चाहो उसको कर दो। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को हम लोग को लास्ट स्टेप में क्या करना है, बैलेंस करना। मैं और नहीं, मैं एंड लिखता हूं यहाँ पे, फिर हमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को बैलेंस करना। क्लियर पॉइंट। तो सबसे पहले तो मेटल को बैलेंस करना है किसी भी केमिकल इक्वेशन में। तुम्हारे सामने केमिकल इक्वेशन है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कार्बन मेटल है क्या, नहीं। क्या ऑक्सीजन मेटल है क्या, नहीं। तो पहला स्टेप हमारा यहाँ पे जो भी है, इसकी हमको जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अब हम आते हैं नॉन मेटल्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे नॉन मेटल वो कौन सा है जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से अलग है, और वो हमें दिख रहा है कार्बन। सो कार्बन इज द नॉन मेटल दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो देखो इधर कितना एटम्स है, इधर एक एटम है, इधर कितना एटम है, इधर भी एक एटम है। तो क्या कार्बन बैलेंस है क्या, बिल्कुल बैलेंस है। अब हाइड्रोजन या ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो ऑक्सीजन बैलेंस यहाँ पे कितना है, 2। यहाँ कितना ऑक्सीजन, 2, मतलब ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस है। तो हमारा जो इक्वेशन था वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इतना लिख लिया। अब जब बैलेंसिंग कर ली, तब आप बात करो कि मास की हम बात करते हैं। यहाँ पे मोल की हम बात नहीं करें, सीधा सीधा मास की बात करते हैं। कार्बन कितना मास रखता है, तो कार्बन मास तुम्हारा रखेगा 12 AMU, ठीक है। क्योंकि मोल की बात नहीं कर रहे, ग्राम मोलिकुलर वेट के भी हम बात करने की जरूरत अभी है नहीं। मैं बस तुम्हें सिखा रहा हूँ कि 12 AMU। चलो तुम्हें 12 ग्राम लिखना है तो तुम 12 ग्राम भी लिख सकते हो। सो राइट इट डाउन एज 12 ग्राम। तो ये हो गया तुम्हारा मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। और ये हो गया ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। सो इट इज व्हाट, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। ऑक्सीजन के ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कितना मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट होगा 2 × 16, दैट इज 2 × 16, दैट इज 32 AMU, 32 AMU। और अगर मैं बात करूं इसके ग्राम मोलिकुलर वेट की, तो ये कितना हो जाएगा, 32 ग्राम्स हो जाएगा। तो 32 ग्राम्स हो गया। आई बात समझ में। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कितना हो जाएगा, सो 12 प्लस का 2 × 16, दैट इज इक्वल टू 44 AMU, दैट इज इक्वल टू 44 AMU। और इसे मैं ग्राम में लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 44 ग्राम। नाउ सी 12 प्लस 32 इज इक्वल टू होना चाहिए हमारा 44 ग्राम। क्या 12 प्लस 32 इज इक्वल टू 44 ग्राम होता है, क्या ये बात सच है? तो बिल्कुल सही बात है। 12 प्लस 32 इज इक्वल टू होता है 44 ग्राम। तो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास सही है, ये हमने देख लिया। सो इट इज क्लियर। अब हम आगे बात करते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन। के लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन क्या है, सो लेट्स टॉक अबाउट द लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन। क्या है लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन, किसने दिया था? तो एक फ्रेंच केमिस्ट थे जिनका नाम था जोसेफ प्राउस्ट। इन्होंने लॉ ऑफ केमिकल डिफरेंट प्रोपोर्शन को दिया। और इन्होंने क्या कहा, जरा ध्यान से समझना मेरी बात को। इन्होंने कहा कि गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स। क्या कहा इन्होंने कि एक कंपाउंड तुम ले लो, उनमें जो एलिमेंट्स होंगे उनके जो प्रोपोर्शन होंगे बाय वेट वो हमेशा सेम होंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स। फॉर एग्जांपल, अगर आप NaCl को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, व्हाट इज NaCl? NaCl नथिंग बट कॉमन सॉल्ट। NaCl क्या हमारा, नथिंग बट कॉमन सॉल्ट। NaCl इज नथिंग बट कॉमन सॉल्ट। तो चाहे तो आप इसे ओशियन से एक्सट्रैक्ट कर लो, ओशियन से एक्सट्रैक्ट कर लो, या आप इसे किससे एक्सट्रैक्ट कर लो, आप इसे माउंटेन से एक्सट्रैक्ट कर लो, या आप इसे लैब में बना लो, आप इसे लैब में बना लो, आप कोई भी सोर्स से ले लो। NaCl obtained फ्रॉम एनी सोर्स। तो उनमें जो सोडियम और जो क्लोरीन है, इनका जो वेट होगा वो हमेशा एक ही प्रोपोर्शन में होगा, उसका प्रोपोर्शन कभी चेंज नहीं होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स। हमारे सामने एक एग्जांपल है, सैंपल ऑफ क्यूप्रिक कार्बोनेट का। सो क्यूप्रिक कार्बोनेट हमारे पास एक सोर्स है। क्यूप्रिक कार्बोनेट का हमारे पास एग्जांपल दे रखा है, तो चलो हम इसकी बात करते हैं। तो क्यूप्रिक कार्बोनेट को 2 सोर्स से निकाला गया है। एक तो हमारा नेचुरल सैंपल है, एक हमारा सिंथेटिक सैंपल जो लैब में तैयार किया गया है। और देखा क्या गया कि क्यूप्रिक कार्बोनेट में कॉपर 51.35% है नेचुरल सैंपल में, कार्बन भी 9.74% है नेचुरल सैंपल में, और ऑक्सीजन 38.91% है नेचुरल सैंपल में।
सिंथेटिक सैंपल को जब देखा गया तो उसमें भी एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन में देखने को मिला, दैट इज कॉपर इक्वल टू 51.35%, कार्बन 9.74% एंड द ऑक्सीजन इज 38.91%। ये हमको एग्जैक्टली सेम देखने को मिलता है क्यूप्रिक कार्बोनेट में। यहां तक कोई बात समझ में आई? सॉरी, यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक बात समझ में आई? सारा क्लियर है? बढ़ू आगे। तो हमने दो, हम लोग देखो ना, दो हमने कर लिया, एक हमने लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन कर लिया, एक हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कर लिया, बस तीन बचे हैं, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, फिर आप भी छुट्टी मैं भी छुट्टी, है ना। चलो तो आगे बात करते हैं। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये क्या कहता है, जरा इसे ध्यान से समझना। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है, कई लोग इसे बस उड़ा देते हैं, ऐसा समझाते नहीं है प्यार से, ठीक है। तो मैं इसे बड़ा ध्यान से समझा रहा हूं, इसको जरा समझने की कोशिश करो। सो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है, इसको डाल्टन ने प्रपोज किया था 1803 में। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, दो एलिमेंट्स अगर आप कंबाइन करते हो, इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, देन द masses of the elements are in the ratio of small whole number। नहीं समझ आया भैया क्या कह रहा है? बिल्कुल नहीं समझाया मेरे को, ये बिल्कुल नहीं। आप जो लाइन आपने लिखा है मेरे को समझ में नहीं, आप समझाओ मुझे अच्छे से, ठीक है। मेरे को आप बढ़िया से एक बार समझाओ। तो चलो मैं बढ़िया समझाता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि प्रपोज बाय डाल्टन, यहाँ तो कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। हम कौन सा पढ़ रहे हैं? हम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं। मल्टीपल प्रोपोर्शन, पहला क्या था? डेफिनिट प्रोपोर्शन। अब ये मल्टीपल प्रोपोर्शन, एक से ज्यादा प्रोपोर्शन। तो कह रहा है कि दो एलिमेंट्स हमारे पास, सच है हमारे पास हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हमारे पास नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, सच है हमारे पास नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कोई भी ले लो। ये दो एलिमेंट अगर कंबाइन करते हैं एक दूसरे से तो जाहिर सी बात है कंपाउंड बनाएंगे, एक मॉलिक्यूल बनाएंगे। अच्छी बात है, यहाँ तक समझ आ गया, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है कि हाँ कंबाइन करेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करेगा तो वाटर बनाएगा। अच्छा समझ आएगा। और अगर ये एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, एक से ज्यादा कंपाउंड क्या और क्या बनाएगा? हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाता है। अच्छा मतलब वाटर भी बनाता है, पेरोक्साइड भी बनाता है, H2O भी बनाएगा, H2O2 भी बनाएगा। अच्छा समझ में आगे बात, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। सो मासेस ऑफ द अदर एलिमेंट, यानी एक एटम का तुमको मास फिक्स कर देना है। किसका मास फिक्स कर देना? यू हैव टू फिक्स द मास ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो तुम किसी का मास फिक्स कर दो। तो चलो मान लेते हैं हमने हाइड्रोजन का मास फिक्स कर दिया, अब हम आते हैं ऑक्सीजन पे। तो ऑक्सीजन का मास जो है, एक समय O है तो O है का मास लगेगा, एक समय O2 है तो O2 का मास लगेगा, क्योंकि H2 तो फिक्स है, H2O H2O2, तो H2 फिक्स है, O2 हो रहा है। तो यहाँ पे O और O2 का जो अगर आप मास देखोगे तो वो एक स्मॉल होल नंबर रेशियो में आएगा, स्मॉल होल नंबर के रेशियो में आएगा। नहीं आई बात समझ में? चलो क्वेश्चन करके दिखाते, एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द केस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड वाटर। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड वाटर की मैं बात कर रहा हूं। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड वाटर की तुम बात करो तो देखो ये वो कंपाउंड है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनते हैं। यहां तक कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। इसमें मैंने हाइड्रोजन के मास को फिक्स कर दिया। सो मास ऑफ हाइड्रोजन हमने फिक्स कर दिया, मास ऑफ हाइड्रोजन को क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। सो मास ऑफ हाइड्रोजन इज फिक्स्ड, मास ऑफ हाइड्रोजन फिक्स कर दिया। कितना कर दिया? यहां भी 2 ग्राम, यहां भी 2 ग्राम। तो जो ऑक्सीजन का मास है दो अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग है। यहां पे कितना? 16 ग्राम, यहां पे कितना? 32 ग्राम, यहां पे कितना? 32 ग्राम बाई 62 ग्राम। जब आप 16 और 32 का जब आप रेशियो कैलकुलेट करोगे तो आएगा 1:2। यानी देखो ये भी एक स्मॉल होल नंबर है, ये भी एक स्मॉल होल नंबर है, ये 1 है और ये 2 है। सो ये स्मॉल होल नंबर रेशियो में आएगा। स्मॉल होल नंबर रेशियो में जो दूसरा एलिमेंट जो है, जो सेकंड एलिमेंट हो रहा है, उसका क्या आ रहा है? उसका जो मास है वो स्मॉल होल नंबर रेशियो में आ रहा है। क्लियर है पॉइंट? आई बात समझ में? एक और इक्वेशन है, एक और इक्वेशन हम करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक और एग्जांपल है, और वो क्या है हमारे पास? वो है हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। सो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे पास एक एग्जांपल आ रहा है, हम जरा इसको देख लेते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड किससे बना है? कार्बन और ऑक्सीजन से बना है। एक के मास को हमने फिक्स कर दिया, सो हमने यहां भी फिक्स कर दिया 12 ग्राम और हमें यहां भी फिक्स कर दिया 12 ग्राम। लेकिन ऑक्सीजन के मास को देखो, एक जगह पे 16 है, एक जगह पे 32 है। तो अगर जैसे ही आप ऑक्सीजन के मास को देखोगे तो ये 1:2 के रेशियो में आपको मिलने वाला है। सो ऑक्सीजन CO और CO2 में कैसा मिलेगा? तो अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं सो 1:2 के रेशियो में ऑक्सीजन हमें मिलने वाला है। दिस इज द होल नंबर रेशियो, स्मॉल होल नंबर रेशियो। क्लियर है पॉइंट? आगे बात सुनो। चलो एक और क्वेश्चन को कर लेते हैं हम। एक और एग्जांपल हमारे सामने हमने ले रखा है, जरा इसको भी देख लेते हैं। सो अगर हम बात करें NO, NO2, NO3 की, पहले तो इन तीनों की हम बात करते हैं। तो यहाँ जरा देखो NO हमारे पास कितना है? सो NO का जो वेट होता है वो होता है 14 ग्राम, याद रखना है। NO इज 14 ग्राम। और ऑक्सीजन जो होता है वो है हमारा कितना? 16 ग्राम। ऑक्सीजन कितना है? 16 ग्राम। O 16 ग्राम। तो ये टोटल मिलकर के कितने हो गए? तो NO जो हमारा बना वो NO का वेट हो गया कितना हो गया? तो 16 + 14 = 30 ग्राम। हमको इससे मतलब नहीं है, पर मैं एक बार करके तुम्हें दिखा दे रहा हूं बस। NO2 की मैं बात करूं तो अगेन इट इज N यानी 14 और ये हमारा क्या हो गया? 32 हो गया। ये क्या हमारा? अगेन 14 और ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारे पास 48 हो गया, 68 48 हो गया। तो अगर आप इन तीनों को देखते हो तो इट इज 1:2:3 में हमारे पास ये आता है।
क्लियर पॉइंट। अब एक और क्वेश्चन जरा देखो इसी के नीचे, N2O4 N2O5, यानी N2 के वेट को फिर से हमने फिक्स किया है, N2 के वेट को हमने फिर से क्या किया है, फिक्स किया है। N2 क्या है हमारे पास, N2 हो गया हमारे पास 28 बिकॉज 14 × 2 और यहां भी क्या हो गया 28। वही ऑक्सीजन क्या हो गया हमारे पास 64 और क्या हो गया हमारे पास ऑक्सीजन 90, 64 एंड 90। जब इसको देखोगे तो ये क्या रेशियो आएगा, ये आएगा 4:5 का रेशियो आपके सामने आने वाला है। ये क्या रेशियो आने वाला है, 4:5 का रेशियो आपके सामने आने वाला है। तो स्मॉल होल नंबर के रेशियोज ही आपको जब देखोगे तब देखने को मिलेगा। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, कोई डाउट नहीं होगा। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन समझ में आ गया क्या? अगर समझ में आ गया तो एक लाइक कर दो, ठीक है, कमेंट में बता दो कि हाँ मुझे समझ में आ गया। चलो हम बात करते हैं फोर्थ लॉ पे, एंड दैट इज गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। व्हाट इज दिस गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम? ठीक है, सो गे-लुसाक्स ने क्या बताया हमें, इन्होंने हमें क्या क्या जरा देखो, 1908 में गे-लुसाक्स ने गे-लुसाक्स ऑफ गैसेस वॉल्यूम को दिया। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, पहले हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं फिर हम समझते हैं। व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसमें गैसेस है वो कंबाइन कर रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है, ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है, तो बन रहा है हमारा वाटर वॉल्यूम। हमारा क्या प्रोड्यूस हो रहा है, केमिकल रिएक्शन में वाटर बन रहा है, वाटर वेपर बन रहा है। सो दे डू सो इन द सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम, तो वो अपने रेशियो जो वॉल्यूम का जो सिंपल रेशियो है उसमें भी वो कॉम्बिनेशन करते हैं। प्रोवाइडेड ऑल गैस आर एट द सेम टेम्परेचर प्रेशर, सेम टेम्परेचर प्रेशर सेम होना चाहिए तभी ऐसा होगा, नहीं तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम डिस्टर्ब हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा क्या घटता है तो वॉल्यूम पे असर पड़ता है, प्रेशर बढ़ती घटती है तो भी वॉल्यूम पे असर पड़ती है। तो हमारे पास सिंपल सी बात इतनी हमको करनी है कि कब हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं गे-लुसाक्स ऑफ गैसेस वॉल्यूम की, तब जब दो गैसेस कंबाइन कर रहे हों या बन रहे हो केमिकल रिएक्शन में, तो वो ना सिर्फ अपने मास में ऐसा करते हैं, बकायदा वो अपने वॉल्यूम में भी ऐसा करते हैं। आई बात समझ में? नहीं समझ आया भैया, आप एग्जांपल के साथ समझाओ, आप एग्जांपल अच्छा समझाता, आप एग्जांपल समझाओगे ना मेरे को पक्का समझ में आ जाएगा। ये स्टेटमेंट मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अच्छा याद करने के लिए तो लिख सकते हो ना, हाँ मैं याद करने के लिए तो लिख लूंगा, बट आप मेरे को एग्जांपल से समझाओ। तो चलो एग्जांपल समझाते हैं, पहले उसके लिए तुम लेकिन इन लाइंस को लिख लो। तो क्या लिखा हुआ हमारे पास, व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस्ड, या तो गैसेस कंबाइन करें या प्रोड्यूस्ड हो ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, सो दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो, तो वो अपने सिंपल रेशियो में भी ऐसा करते हैं बाय वॉल्यूम। प्रोवाइडेड ऑल गैसेज आर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो कि क्या होना चाहिए, सारे गैसेज सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे होने चाहिए। चलो आगे बात करते हैं। सो हम बात कर रहे हैं एग्जांपल के बारे में। सो इज एन एग्जांपल, हाइड्रोजन गैस जलता है, ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होता है। हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद ऑक्सीजन, कल हमने ये क्वेश्चन किया भी था, एक स्टोइचियोमेट्री पे उसमें हमने क्वेश्चन भी किया था इस क्वेश्चन के ऊपर। तो हाइड्रोजन गैस जलता है ऑक्सीजन गैस के साथ साथ, तो वाटर वेपर बनता है। हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म्स वाटर वेपर। हाइड्रोजन गैस का कितना वॉल्यूम होता है, तो 2 वॉल्यूम होता है। मैंने कहा था कि ये देखो यहाँ ये मोल को भी रिप्रेजेंट करेगा और मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वॉल्यूम को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ नथिंग इज देयर, सो हम यहाँ पे लिखते हैं 1, सो 1 वॉल्यूम यहाँ पे। सो प्रोड्यूस क्या कर रहा है, 2 वॉल्यूम प्रोड्यूस कर रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टेम्परेचर सेम होना चाहिए, प्रेशर सेम होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। सो 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विथ 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर। सो इफ वी हैव, हमारे पास अगर क्या है 2 वॉल्यूम है, 2 वॉल्यूम हमारे पास ऑक्सीजन का है, हाइड्रोजन का है, 1 वॉल्यूम वाटर का, जो कंबाइन करके 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर बना रहे हैं। तो अगर कोई पूछे कि 4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस है, यहाँ पे तो 2 वॉल्यूम है, ठीक है। सो 4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस, 4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद व्हाट लीटर ऑफ ऑक्सीजन। तो मैंने कहा कि 2 वॉल्यूम कंबाइन करता है 1 वॉल्यूम से, सो 4 लीटर कंबाइन करेगा, जस्ट हाफ कर दो तो आएगा कितना, 2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन से। तो प्रोड्यूस कितना होगा, 4 लीटर, 2 वॉल्यूम प्रोड्यूस कर रहा था, 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो 4 लीटर कितना प्रोड्यूस करेगा, 4 लीटर ऑफ वाटर वेपर। तो कितना एग्जांपल हमारे पास आंसर हो गया, 4 लीटर ऑफ वाटर। क्लियर है पॉइंट? आई बात में, सारे लॉज समझ लिए। अब हम 5वां लॉज एवोगैड्रोस लॉज को समझते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, ये हमारा 5वां लॉ है, इसको जरा हम लिख देते हैं तुम्हारे सामने। सो इट इज आवर 5th लॉ। सो एवोगैड्रो लॉ को हम समझते हैं। एवोगैड्रो लॉ क्या होता है, पहले तो समझो किसे प्रपोज किसने किया था, बड़ा मजेदार सा कहानी है, जरा समझो। सो एवोगैड्रो लॉ को प्रपोज किया है, चलो मेरे साथ साथ नाम पढ़ते हैं एवोगैड्रो सर का। लोरेंजो रोमानो अमीडियो, कार्लो एवोगैड्रो, डी क्वेरेका, एडी कोरेटो एवोगैड्रो। प्रपोज बाय लोरेंजो रोमानो अमीडियो, कार्लो एवोगैड्रो, डी क्वेरेका, एडी कोरेटो एवोगैड्रो। क्या ये नाम मुझे याद है? टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं याद है। क्या है नाम तुम्हें याद करना है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इन सब चक्करों में पढ़ना ही नहीं है। बस तो मैंने तुम्हें ऐसे ही दिखा दिया कि देखो ये है एवोगैड्रो सर, इनका पूरा नाम ये है। जितना बड़ा इनका नाम है उनसे ज्यादा बड़ा इनका काम है केमिस्ट्री के अंदर। सो हम एवोगैड्रो नंबर पढ़ते हैं मूल कॉन्सेप्ट में, तो याद रखना एवोगैड्रो सर ने दिया था 1811 में। ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ हमें कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज एट द सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर सेम कर दो, तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज
एंड प्रेशर, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मैंने क्या कहा था, जरा समझो बात को। जब मैं मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था कि एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ऑल गैसेज having 1 mole will require 22.4 liter of volume. All gases having 1 mole will require 22.4 liter of volume. तो यहां भी वही बात की जा रही है एवोगाड्रो लॉ में कि अगर एक टेम्परेचर तुमने फिक्स कर दिया, सेम टेम्परेचर में प्रेशर कर दिया, तो सारे वॉल्यूम, सारे गैसेज के अगर इक्वल वॉल्यूम को ले लोगे तो उसमें इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलेगा। यानी वॉल्यूम बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे या मोल बढ़ेगा, वॉल्यूम घटाओगे तो वॉल्यूम घटेगा, मॉलिक्यूल घटेगा। तो चलो इस रिलेशन को समझते हैं कि क्या है यहाँ पे, ये लिखा हुआ हमारे पास कि अगर वॉल्यूम बढ़ाओगे तो मोल बढ़ेगा, वॉल्यूम घटाओगे तो मोल घटेगा। सो हम लिखते हैं कि दो गैसेज जिनका वॉल्यूम मोल का हमको रिलेशन दे रखा है, ठीक है। सो क्या होगा, अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा कि V1 अपॉन N1 और V2 अपॉन N2 हो जाएगा। यानी वॉल्यूम और जो रेशियो जो है क्या होगा, देखो इसको सॉल्व करके देखो। सो V और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट दोगे, मान लेते हैं इन केस में हमारा कांस्टेंट K है और हमने लिखा N। सो क्या हो जाएगा, V अपॉन N इज इक्वल टू K। सो V अपॉन N इज इक्वल टू K। सो हम लिख सकते हैं कि V1 N1 इज इक्वल टू K, V2 N2 इज इक्वल टू K। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, V1 N1 इज इक्वल टू K अपॉन V2 N2 अपॉन K। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, फॉर टू गिवन गैसेज V1 N1 इज इक्वल टू K एंड V2 N2 इज इक्वल टू व्हाट, K। और K दोनों ही बराबर है तो हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या। सो V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू V2 अपॉन N2। अब हमारे पास एक बहुत अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन को करके देखो और उसके बाद हमारा चैप्टर लगभग खत्म हो जाएगा। सो व्हाट इट इज, इफ यू हैव अ बलून हैविंग 2 मोल हीलियम गैस इन इट। एक बलून है तुम्हारा, बलून, उसके पास उस बलून के अंदर 2 मोल हीलियम गैस है। तो पहले मैं बलून बनाता हूं। सो दिस इज अ बलून, दिस इज अ बलून, इसमें हीलियम गैस है और कितना है हीलियम, 2 मोल है। सो 2 मोल ऑफ हीलियम इज फिल्ड इन दिस बलून। और इसका वॉल्यूम कितना है, सो इसका वॉल्यूम है 5 लीटर, 5 लीटर। चलो मैं साथ साथ लिखता भी चला जाता हूं। सो हम बात कर रहे हैं हीलियम की, हीलियम बलून की मैं बात कर रहा हूं। किसकी बलून की बात कर रहा हूं मैं, बलून की मैं बात कर रहा हूं, हीलियम बलून की मैं बात कर रहा हूं। हीलियम बलून में क्या है, V1 हमारा है 5 लीटर और N1 कितना हमारा, N1 है हमारा 2 मोल्स। सो 2 मोल N1 है हमारा। अब हमारा सवाल क्या कहता है, नाउ एड 2 मोल ऑफ हीलियम इन इट। अब 2 मोल ऑफ हीलियम और डाल दो इसमें। चलो 2 मोल ऑफ हीलियम हमने और डाल दिया, ठीक है। 2 मोल ऑफ हीलियम हमने क्या डाल दिया, और डाल दिया। तो पहले से 2 मोल था, अब फिर 2 मोल है। सो 2 + 2 कितना हो गया, 4 मोल हीलियम हो गया इसके अंदर। कितना मोल हीलियम हो गया, 4 मोल। सो हमारे पास जो N2 हो गया वो हमारे पास हो गया, कितना हो गया N2 हमारे पास। सो N2 इज इक्वल टू 4 मोल। सो फाइंड द नाउ एड 2 मोल ऑफ हीलियम इन हैविंग टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम, टेम्परेचर प्रेशर सेम है। सो फाइंड द करंट वॉल्यूम। करंट वॉल्यूम क्या होगा, व्हाट इज द करंट वॉल्यूम, यानी हमको फाइंड आउट करना है V2 इज इक्वल टू 1। हमारे पास इक्वेशन हमारे सामने है, इक्वेशन कहां से आया हमने वो देखा है, बस डेटा पुट करो और हमारे पास आंसर क्या होगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलो पुट करके देखते हैं। सो V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू V2 अपॉन N2। V1 इज इक्वल टू व्हाट, 5, N1 इज इक्वल टू 2, V2 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू व्हाट, X। V2 को हम X मान लेते हैं या V2 को V2 ही रहने देते हैं, और N2 इज इक्वल टू 4। क्या होगा जब आप इसे सॉल्व करोगे, सो ये सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा V2 इज इक्वल टू 5 × 2 दैट इज 10 लीटर्स। तो इसका वॉल्यूम बढ़ के कितना हो जाएगा, 10 लीटर वॉल्यूम हो जाएगा इस बलून का। सो वॉल्यूम का जो बलून है, ये बलून का जो वॉल्यूम है ये बढ़ के हो जाएगा, कितना हो जाएगा बलून बढ़ के, 10 लीटर का हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट, आई बात समझ में, क्लियर है पॉइंट। सो VT इज इक्वल टू व्हाट, VT इज इक्वल टू 10 लीटर और N2 कितना हो गया था हमारे पास, 4 मोल्स। चलो अब हम बात करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन पे। कल भी मैंने पढ़ाया था, आज फिर हम लोग बात करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन की। हम बात करेंगे तो परसेंटेज कंपोजिशन देख लेते हैं क्या होता है, व्हाट इज परसेंटेज कंपोजिशन। तो मास परसेंट ऑफ एनिमल एंड एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड डिवाइडेड बाय द मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। कि अगर कोई एक एलिमेंट कंपाउंड आपके सामने दे रखा हो, एक कंपाउंड दे रखा हो, उसमें आप किसी एक एलिमेंट का मास परसेंट आपसे निकालने का है कि कितना परसेंट वो उसमें है, तो निकालो। फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूं। सपोज वी हैव अ क्वेश्चन कि हमारे पास H2O है, तो H2O में हाइड्रोजन का मास परसेंट कितना होगा, हाइड्रोजन मास परसेंट कितना होगा इन H2O, हाइड्रोजन मास परसेंट इन H2O, ठीक है। तो हाइड्रोजन मास परसेंट इन H2O, तो देखो क्या होता है कि ये मास अगर इसका हम कैलकुलेट करें तो कितना होता है, 2 + 16 दैट इज इक्वल टू 18। तो 18 ग्राम हाइड्रोजन में, 18 ग्राम या 18 MU हाइड्रोजन में 2 MU क्या है, हाइड्रोजन है, और 16 MU ऑक्सीजन है, into it is equal to 18।
तो मास परसेंट कितना होगा, तो मास परसेंट इज इक्वल टू हो जाएगा व्हाट, मास परसेंट इज इक्वल टू मास दैट एलिमेंट। हमें किसका पता करना, हाइड्रोजन का, तो 2 है। मोलर मास कितना है 18, और हमारे पास फॉर्मूला क्या है 100। जस्ट को सॉल्व करके देखो, सो इट विल इक्वल टू 2⁻1/9। अब 100/9, तो 100/9 जब इसको आप करोगे तो क्या आएगा, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 99। अब हमारे पास कितना 1, सो इट इज 1%। सो 11.11% क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन है H2O में, और रिमेनिंग कितना बच गया, सो 89.88% क्या है हमारे पास, 89.88% क्या है हमारे पास, 89.88% हमारे पास ऑक्सीजन है। सो रिमेनिंग क्या है, ये हमें ऑक्सीजन मिल गया, ऑक्सीजन परसेंट मिल गया। हाइड्रोजन परसेंट कितना है 11.11%, ऑक्सीजन परसेंट कितना 89.88%, इतना ही सिंपल है। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला को समझ लेते हैं, व्हाट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो कोई भी एक फॉर्मूला रखो, कोई भी एक फॉर्मूला ले लो, जैसे कि मैं बात करता हूं ग्लूकोज की, मैं बात करता हूं C6H12O6, C6H12O6 की मैं बात करता हूं ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के अंदर जब आप बात कर रहे हो C6H12O6 की, तो याद रखो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें बतलाता है कि एग्जैक्टली कितने एलिमेंट्स के कितने एटम्स एक कंपाउंड में मौजूद है। ध्यान से मेरी बात सुनना कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या बतलाता है कि एक कंपाउंड में कितने एलिमेंट्स हैं और उस एलिमेंट्स के कितने एटम्स वहां प्रेजेंट हैं, ये हमें एग्जैक्ट डेटा बताता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। के एक एटम्स है उसमें एलिमेंट्स प्रेजेंट है, उनके एटम्स प्रेजेंट है, तो उन सारे एटम्स के आप क्या कर लो, सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लो, जो वो आएगा वो हमारा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो हो जाएगा। जैसे इस केस में हमारे पास सबसे छोटा नंबर क्या है 6, तो सबको 6 से डिवाइड कर दो, तो क्या आया CH2O। सो ये हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया, दिस इज आवर एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये मेरा एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया ग्लूकोज का। एन क्या है, एम वो नंबर है जिससे सबको आपने डिवाइड किया था, मैं इसको यहां 6 लिख देता हूं। तो ये क्या है हमारा, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, दिस इज आवर एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। ये एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ हमारा ग्लूकोज। यहां तो कोई डाउट है, आई होप कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो चलो अगर कोई डाउट नहीं तो हम आगे बात करते हैं। सो एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज अपने को मिल गया। इन केस हमारे पास एक कंपाउंड है जिसका नाम क्या होगा, अगर इसका नाम मैं लिखूं तो इसका नाम होगा डाइक्लोरोइथेन। इसका नाम क्या है, डाइक्लोरोइथेन। ठीक है, चाहो तो लिख लो, अगर नहीं भी लिखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। केमिस्ट्री ऑर्गेनिक जब मैं पढ़ाऊंगा, या जो भी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे वो आपको बतलाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। डाइक्लोरोइथेन है, इनके पास आपको देखने को मिलेगा कार्बन के कितने एटम्स हैं 2, हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं 2, क्लोरीन के कितने एटम्स हैं 2। याद रखना ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इन सबको सिंपलेस्ट रेशियो आपने कन्वर्ट कर दिया, सबसे छोटे नंबर से डिवाइड कर दिया, तो क्या बचा 1 2 1। तो आपने C2H2Cl2 को कैसे लिखा, आपने C2H2Cl2 लिखा CH2Cl। तो ये है आपका इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ द क्या, डाइक्लोरोइथेन का। चलो इसका जरा देखो क्या होगा, तो तुम्हें दिख रहा होगा कि ये CH होगा, इंपेरिकल फॉर्मूला 6 का क्या होगा, चलो बताओ। तो C4H10, तो क्या हो जाएगा C2H5 इंटू 2। ठीक है, तो ये इसका इंपेरिकल फॉर्मूला। आई बात समझ में, यहां तक कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं, बढ़ूंगा आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। सो अब हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में। अब हमने इंपेरिकल फॉर्मूला समझ लिया, तो अब हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की ओर बात करने वाले हैं। सो व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मैंने कहा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैंने अभी समझाया कि क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। किसी भी गिवन कंपाउंड में, in a given compound it shows the exact number of different types of atoms present in a molecule of a compound। exact number of different types of atom, अलग अलग तरीके के जितने भी एटम्स हैं उन सब के एग्जैक्ट नंबरिंग हमें बताता है कि कितने कितने एटम्स प्रेजेंट है एक गिवन कंपाउंड के गिवन मॉलिक्यूल में। दैट इज नोन एज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास क्या है, H2O है। क्या मतलब है इसका, दैट इट कंटेन्स 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen। इसमें क्या है, 2 हाइड्रोजन एटम है, 1 ऑक्सीजन एटम है। इसमें क्या है, 1 कार्बन एटम है और 4 हाइड्रोजन एटम है, 4 हाइड्रोजन एटम। यहां तक बात समझ में आई। इसमें क्या है, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन। इसमें क्या है, 2 कार्बन प्लस मैं बात करूं 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन और एक और है, तो 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन
6 हाइड्रोजन इज देयर एंड 1 ऑक्सीजन इज देयर। सो ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये हमें एग्जैक्ट डेटा बतला रहा है कितना एलिमेंट्स के कितने एटम्स यहाँ पे प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। यहाँ पे कितने एलिमेंट है, कार्बन हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने हैं, कार्बन हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तुम देख के बता तो सकते हो ना कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। अगर कोई तुम्हारे सामने लिख दे कि CH2Cl, तो तुम कैसे बताओगे कि डाइक्लोरोइथेन है? ये तो तुम बता ही नहीं पाओगे, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं है, एम्पिरिकल फॉर्मूला है। लेकिन अगर मैं लिख दूं कि C2H2Cl2, तो ये क्या है, C2H4Cl2, माफ करना, तो मैं कहूंगा कि डाइक्लोरोइथेन है। अनटिल अनलेस वो मेंशन कर देते हैं कि हमारे पास एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू हमें पता, तो हम कर लेंगे क्या हमारे पास वो डाइक्लोरोइथेन। क्लियर है बात? यहाँ तो कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। तो हमने आज क्या समझा, हमने आज समझा कि क्या होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, क्या होते हैं प्रीफिक्सेस जो हम यूज करते हैं, क्या हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस को, हमने डिफरेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को देखा। अब हम लास्ट बट नॉट लीस्ट पॉइंट्स टू रिमेंबर, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब हम इसको समझ लेते हैं यहीं पे हमारा आज का चैप्टर और आज का लेक्चर खत्म होगा, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। तो हम लोग बात कर लेते हैं लास्ट पॉइंट पे, और पॉइंट्स क्या था, पॉइंट्स टू रिमेंबर। एक पॉइंट हमको याद रखना और बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से जुड़ा हुआ पॉइंट है, तो हम उसको जरा पढ़ लेते हैं। इफ द मास परसेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज नोन, अगर आपको मास परसेंट पता है कई सारे एलिमेंट्स का एक कंपाउंड के अंदर, तो आप उससे एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हो। एम्पिरिकल फॉर्मूला कैन बी डिटरमाइंड, और जब आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला पता चल जाएगा तो आप उससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। आगे बस मैं ये कहना चाह रहा हूं कि तुम्हें सपोज मास परसेंट, अभी मैंने मास परसेंट निकालना सिखाया, तो मास परसेंट तुम्हें पता है वेरियस एलिमेंट्स के। एक एटम में अगर 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, दोनों के तुम्हें मास परसेंट पता है। कितने मास परसेंट पता है कि एक 11% है, एक 89%। तुमने क्या किया कि 11% 89% को जब तुमने पता कर लिया, तो तुम उससे एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हो कि इसमें कितना हाइड्रोजन है, कितना ऑक्सीजन है। और जब तुम एक बार एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल लोगे तो उससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी आप क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। ये मैं किसी एक और क्लास में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए हमारे साथ और पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, हमेशा खुश हो।